नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार्थक ऑनलाइन टीचर एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने इस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां रिक्त स्थान हैं। प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित, आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित, आंतरिक और बाह्य, या फिर बाहरी और भय आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थान अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था को, वयस्कावस्था को, प्रारंभिक बचपन को, या पश्च बचपन को। तो इसका राइट आंसर है पश्च बचपन को। ठीक है, तो पश्च बचपन अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो गैंग एज होती है बाल्यावस्था, इसके अन्य नाम भी हैं, तो वो भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें वो भी याद रखना आवश्यक हो जाता है ना। तो जो बाल्यावस्था होती है इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे गंदी एज के नाम से भी जाना जाता है। गंदी एज हो गई, एक मिथ्या के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो इसमें आएगा आपका पश्च बचपन या बाल्यावस्था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो उसमें अवस्था चेंज हो जाती है ना, उसका बाल्यावस्था नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA, जिसका फुल फॉर्म है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। ध्यानाभाव विकार, पढ़ने संबंधी समस्या, स्वलीनता, या गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। स्मृति विज्ञान रिक्त स्थान की तकनीक है। पाठन की, लेखन की, मूल्यांकन की, या याद रखना की। तो जो हमारी स्मृति विज्ञान है, इसका हमें, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि स्मृति विज्ञान मेमोरी से संबंधित है। तो मेमोरिजिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का प्रयोग किया गया है ना। तो इसका है कर्तृण, सामाजिक सहायता, जिसको इसके फोल्डिंग भी कहते हैं, व्याख्यान, या फिर शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसके फोल्डिंग, सामाजिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन है अनुमानी, संकेत, प्रोटोटाइप, या परिसर, जिसे प्रीमिस कहा जाता है। इसका अपना राइट आंसर होगा प्रोटोटाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुबुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है अपना बोध, मैट्रिक तर्क, समानार्थक शब्द, या समानता। तो इसका गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा समानता है। ठीक है, क्योंकि जो एक बुद्धिमत्ता परीक्षण होता है उसमें समानता के प्रश्नों के अमूर्त तर्कों को मापने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं
जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? जो भाषा और विचार हैं वो एक साथ क्या बनते हैं? स्थानिक चिंतन बनते हैं, तर्क चिंतन बनते हैं, दृश्य चिंतन बनते हैं या मौखिक चिंतन बनते हैं? तो गाइस इसमें क्वेश्चन किया गया है उन्होंने कि निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार, हमारी भाषा और हमारे विचार एक साथ क्या बनते हैं? तो ये मौखिक चिंतन बनते हैं, क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो हमारी भाषा के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं कि चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए संगीतमय बुद्धि होना चाहिए, गतिपरक बुद्धि होना चाहिए, विशेष बुद्धि होना चाहिए या तार्किक बुद्धि होना चाहिए? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तार्किक बुद्धि होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है। यह किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है, अंतिम आंकड़े के अंतर्गत आता है, तृतीयक आंकड़े के अंतर्गत आता है या गौण आंकड़े के अंतर्गत आता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है, अव्यवस्थित प्रक्रिया है, यादृच्छिक प्रक्रिया है, संचय प्रक्रिया है या अनियंत्रित प्रक्रिया है? तो गाइस इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानव विकास एक संचय प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? ठीक है, तो सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, गृह कार्य, आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना या जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। तो जो सक्रिय अधिगम है उसके लाभ, एक तो सहयोगात्मक कौशल विकसित करना उसका लाभ रहेगा, है ना। उसके बाद में अगर सक्रिय अधिगम का लाभ की बात हो तो आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, सोच बेहतर बन रही है तो ये भी सक्रिय अधिगम का लाभ है। और एक जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना, ये जो गाइस ये प्रोत्साहित करना, बेहतर बनाना और कौशल विकसित करना, ये सब पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने पूछा था कि सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हमारे टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? जैविक प्रोग्रामिंग, जैविक प्री प्रोग्रामिंग, स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन या अनुभव? तो अधिगम के पहलू में एक स्थायित्व आता है, व्यवहार परिवर्तन भी होता है और अनुभव भी होता है, लेकिन जैविक प्री प्रोग्रामिंग नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैविक प्रोग्रामिंग। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के लिए गए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने के बहुत अधिक चांस बनते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगाएं और इनका रिवीजन भी करते रहें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15। सज़ा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास की इस स्वीकृति को देखा जाता है? ठीक है, तो गाइस इससे पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो गाइस इसका हमारा आंसर हो जाता है कोहलरबर्ग। ठीक है, विकास के सिद्धांत को कोहलरबर्ग ने 3 स्टेजेस में बांटा है, हर स्टेजेस को 2 सब स्टेजेस में बांटा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है कि कोहलरबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत को कुल कितनी स्टेजेस में
बांटा है, तो उसका आंसर आ जाएगा 6। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुख्य रूप से कितने स्टेजेस में बांटा है, तो उसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास की स्वीकृति को देखा जाता है? पश्चिम पारंपरिक नैतिकता, पारलौकिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता या पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो गाइस, जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता होती है, नैतिकता की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी लेवल के। तो जो ये बच्चे होते हैं, ये सज़ा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है इनके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।